हे एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईडी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का शुरू करेंगे, अपने कवर करेंगे बिना देरी के। इन्फ्लुएंसिंग इंटरलोक्यूटर्स इसका टाइटल है। टाइटल थोड़ा पढ़ने में हैवी सा है, अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन आर्टिकल बहुत आसान है। मेरे साथ आपको पढ़ना है और ग्रामर को, वोकैब को और रीडिंग को, तीनों एस्पेक्ट्स को एक साथ लेकर के चलना है। सब कुछ इस क्लास में बेसिक से कवर होता है। बस कोशिश आपको ये करनी है कि आप साथ में पढ़ें। ऐसा ना हो कि टीचर पढ़ रहा हो और आप देख रहे हो, है ना। वेब सीरीज की तरह मत चलाया करो इसको। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी इन्फ्लुएंसिंग इंटरलोक्यूटर्स। क्या होता है ये इन्फ्लुएंसिंग इंटरलोक्यूटर्स? अजीब से वर्ड्स है ना। चलो उसको तोड़ के समझते हैं। देखिए अंग्रेजी में एक रूट है लोकू। लोकू लोकू का मतलब होता है बात या बातचीत, गप्पे। लोक्यूटर वो आदमी है जो बातचीत करता है। और इंटरलोक्यूटर कौन है जी? जो दो लोगों की बात करवाता है। इंटर का काम करता है, बीच में रहता है। ऐसा आदमी जो पार्टी ए की बात पार्टी बी तक ले जाए, दो लोगों की बात करवाए, इधर की बात को उधर करे, वो कहलाता है इंटरलोक्यूटर। कैसे बना? लोकू से। और इन्फ्लुएंसिंग का मतलब क्या है? जो चीज़ इन्फ्लुएंस करती हो, प्रभाव डालती हो। तो हमने कुछ ऐसे इंटरलोक्यूटर्स को तैनात किया दुनिया भर में। आपने सुना होगा शशि थरूर साहब, ओवैसी साहब, इन सभी लोगों को हमने दुनिया भर के अलग अलग देशों में भेजा ताकि ये भारत की बात, पार्टी ए की बात, बाकी दुनिया तक, पार्टी बी तक पहुंचा सकें और इन्फ्लुएंस कर सके, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया था। चलो थोड़ा टाइम लगा के इसलिए समझाया क्योंकि मीनिंग निकालना और समझना दो अलग चीजें हैं। फर्स्ट टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी द डेलीगेशंस प्रोजेक्टेड अ यूनाइटेड इमेज ऑफ प्लूरलिस्टिक इंडिया। कह रहे जो डेलीगेशन था, डेलीगेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिनिधिमंडल। आपने 5, 6, 10, 15, 20 आदमियों को इकट्ठा किया, उनकी एक टीम बनाई, एक कमेटी बनाई और फिर उसको कहीं दूसरे देश में भेजा। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेलीगेशन। कह रहा है हमारा जो डेलीगेशन था, ओवैसी साहब का, शशि थरूर जी का, इन सभी ने प्रोजेक्ट किया या दिखाया एक एकता भरी या यूनाइटेड इमेज को, तस्वीर को, एक ऐसे भारत की, इंडिया की, जो प्लूरलिस्टिक है। प्लूरलिस्टिक मतलब जिसमें प्लूरलिटी है। यहाँ पे अलग अलग भाषाओं के, कल्चर्स के, जातियों के, धर्मों के लोग रहते हैं। तो ये एक विविधता से भरा हुआ भारत है, प्लूरलिस्टिक इंडिया है। समझ में आया पूरा मीनिंग? डेलीगेशंस सब्जेक्ट है, वर्ब है इनकी प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्ट करना, किसी चीज़ को आगे दिखाना। आपने प्रोजेक्टर भी देखा होगा, दीवार पे आप चला करके मूवी देख सकते हो। होता ना, कई बार घरों में लोग रखते हैं प्रोजेक्टर, तो वो क्या करता है? मूवी को प्रोजेक्ट करता है, यानी दिखाता है। तो वैसे ही डेलीगेशन ने भी प्रोजेक्ट किया या दिखाया। दिखाया एक ऐसी इमेज को जिसमें पूरा भारत एक है और भारत ऐसा है जो अलग अलग तरह के लोगों से मिलके बना है, प्लूरलिस्टिक। देखिए यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ साथ अगर स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहो तो मेरी गाइडेंस में आप कर सकते हैं। ऐप के ऊपर वाईटी योर इंग्लिश शूटर ऐप, आपकी अपनी ऐप, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स फुल फ्लेजेड चल रहा है। 10 दिन पहले कोर्स लॉन्च हुआ है। 2025 और 26 का हर एग्जाम का इंग्लिश का पोर्शन इस कोर्स में कवर्ड है। बिल्कुल बेसिक ग्रामर से चलेंगे और आगे बढ़ते हुए रीडिंग तक, कॉम्प्रीहेंशन तक, वोकैब तक और एग्जाम के रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, 125-150 घंटे के इस कोर्स के अंदर सब चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी। फायदा ले सकते हैं इस कोर्स का। कोर्स अभी लॉन्च हुआ है। यूज़ करें कूपन अनलॉक्ड को ताकि आपको कम फी के अंदर कोर्स मिल सके। इसी के साथ में ऐप पे आपको मिलेगा हमारा सुपर हिट राइटिंग का कोर्स। इस कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है 50 घंटे में। सिर्फ काम की बात होती है 50 से 60 घंटे के अंदर किसी भी एग्जाम का राइटिंग का पोर्शन, डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ साथ आपको मिशन यूपीएससी कोर्स मिलेगा। सिविल सेवाओं के लिए अगर आप माइग्रेशन करना चाहें हिंदी से इंग्लिश में, ऐसे राइटिंग के लिए, प्रेसी के लिए, सी सेट के लिए, तो इस कोर्स की मदद से आप खुद को माइग्रेट कर सकते हैं टू इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस नंबर पे आप टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। ऑलराइट, वोकैब शीट है अपनी। अच्छा एक चीज़ और, कल संडे को एक खास वीडियो हमने डाली थी यूट्यूब पे। कल की क्लास में ही आप देखोगे ना, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। ये एक कुंजी या गाइड की तरह है। इंग्लिश में जितनी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर बन सकती हैं
सबको हमने इस वीडियो के अंदर बना के देखा। यानी आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस हो ही ना जो आपने पहले पढ़ा ना हो। तो इस तरीके से आधे घंटे में रीडिंग गाइड के हिसाब से इस छोटी सी क्लास को चला के जरूर देखना, सभी के बेनिफिट के लिए। और अपने इंग्लिश अनलॉक्ड पेड कोर्स का पार्ट थी ये वाली वीडियो। चलो 5 वर्ड्स हैं, दिखा दें आपको। थोड़ा जूम इन करता हूँ। देखिए पहला वर्ड है डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी ग्रुप, जो किसी एक देश से जाकर के दूसरे देश में बस जाता है। जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल यूके में गए, इंग्लैंड के अंदर आपको 50 इंडियन मिल गए किसी शहर में। ब्रिस्टल एक वहाँ शहर है, ब्रिस्टल में मिल गए। तो आप बोल सकते हैं ये 50 इंडियन जो है इंडियन डायस्पोरा इन ब्रिस्टल या इंडियन डायस्पोरा इन यूके है। हर कंट्री के लोग जब किसी देश में जाके बसते हैं वहाँ उनका ग्रुप जो कहलाता है वो कहलाता है डायस्पोरा। चलिए, द इंडियन डायस्पोरा इन टेक्सास गैदर्ड ऑन रोड्स टू वेलकम पीएम मोदी। भारतीयों का जो प्रवासी ग्रुप था जो टेक्सास नाम की स्टेट में रहता था अमेरिका में, वो इकट्ठा हो गया सड़कों पे पीएम मोदी को वेलकम करने के लिए। डायस्पोरा वर्ड तो आप देखेंगे ही, साथ में इसके सिनोनिम्स भी हैं, इमिग्रेंट, माइग्रेंट, है ना, ये रिपैट्रिएट्स, एक्सपैट्रिएट्स, ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, जस्ट अ मिनट। अगला वर्ड अपने पास ओवर आर्किंग। देखिए आर्क का मतलब समझते हैं आप, छज्जा। अगर आपने घर के बाहर कुछ धूप वूप से बचने के लिए कुछ छज्जा वज्जा लगाते हैं ना कुछ लोग, तो वो होता है आर्क। और ओवर का मतलब होता है जो आपके सर पे हो। अब मुझे बताओ कोई एक ऐसी चीज हो जो ओवर आर्क कर रही हो दूसरी चीज पे, यानी दूसरी चीज को अपनी परछाई में रखती हो, तो वो कैसी चीज होगी? वो बहुत डोमिनेटिंग चीज होगी। अगर आप एक ओवर आर्किंग पर्सन है तो आप एक छज्जे की तरह हैं और हर आदमी आपकी परछाई में रहता है। आप किसी काम में बहुत अच्छे हैं, किसी फील्ड में बहुत माहिर हैं, सब लोग आप ही को जानते हैं उस फील्ड में, बाकी सब लोग तो परछाई में हैं। तो ऐसे ये वर्ड अंग्रेजों ने बनाया था, ओवर आर्किंग, यानी जो डोमिनेंट हो, किसी फील्ड में बहुत आगे हो। जॉब सिक्योरिटी इज द ओवर आर्किंग कंसर्न ऑफ मेजॉरिटी ऑफ प्रोटेस्टर्स। अपनी जॉब की जो सिक्योरिटी है वो सबसे बड़ा, सबसे डोमिनेंट, सबसे मेन कंसर्न या चिंता है ज़्यादातर प्रोटेस्टर्स का, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका, मेजॉरिटी ऑफ प्रोटेस्टर्स का। चलिए वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, इसको ओवर शेडोइंग भी बोलते हैं। अगला वर्ड है अपने पास लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है एडवांटेज, इन्फ्लुएंस, जिसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको 4 लोग आपके शहर में जानते हैं, है ना, आपने कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, तो वो आपकी पॉलिटिकल लेवरेज है, आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। इस तरीके से इस वर्ड को याद रखें। ऐसे इकोनॉमिक लेवरेज भी हो सकती है अगर आप बहुत पैसे वाले हैं। बिजनेसमैन फंड पॉलिटिकल पार्टीज टू गेन पॉलिटिकल लेवरेज। बिजनेसमैन लोग जो हैं फंड करते हैं या पैसा देते हैं राजनीतिक पार्टियों को, ताकि वो सियासी या पॉलिटिकल लेवरेज को, एडवांटेज को ले सकें। यू नीड टू लेवरेज योर एक्सपर्टीज टू गेट अ जॉब इन टूडेज मार्केट। आपको जरूरत है एडवांटेज लेने की, फायदा उठाने की, लेवरेज करने की, आपकी एक्सपर्टीज को, आपकी टैलेंट को। एक्सपर्टीज क्या होती है? जो किसी काम में कुछ एक्सपर्ट हैं आप, है ना, आपका टैलेंट ही तो है वो, और वो इसलिए करना है ताकि अच्छा एक जॉब मिल सके आजकल की मार्केट में। तो लेवरेज एक नाउन भी है, लेवरेज एक वर्ब भी है, ये वर्ब फॉर्म में आर्टिकल में आएगा। कुछ समझ में ना आए तो लेवरेज का मतलब यूं समझ लिया करो, कोई ऐसी चीज जिसका फायदा उठा सको, ठीक है, लेवरेज। अगला वर्ड है अपने पास इंडिग्नेशन। देखिए इंडिग्नेशन एक इस टाइप का गुस्सा है जो आपको इनजस्टिस पे आता है। आपको ट्रैफिक वाले ने पकड़ रखा है हेलमेट ना पहनने के लिए, और आपके पास से लोग निकल रहे हैं खूब बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के गाड़ियां चला रहे हैं, तो कैसा गुस्सा आता है आपको? आपको ऐसा लगता है कि मुझे जानबूझ के पकड़ा है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुई है। ऐसे एंगर को अंग्रेजी में इंडिग्नेशन बोलते हैं। द इंसिडेंट गेव राइज टू पब्लिक इंडिग्नेशन ओवर लैक ऑफ सेफ्टी फॉर विमेन। इस इंसिडेंट ने गिव राइज किया। देखिए गिव राइज टू समथिंग यानी किसी चीज को उठाना, किसी चीज को सबके सामने लाना, है ना। तो इस इंसिडेंट ने उठाया या सबके सामने लाया लोगों के गुस्से को, इंडिग्नेशन को, जो था लैक ऑफ सेफ्टी का या सुरक्षा की कमी का महिलाओं के लिए, फॉर विमेन। इंडिग्नेशन को आउटरेज, फ्यूरी, रेज, रिजेंटमेंट, अम्ब्रेज, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। थोड़ा थोड़ा मीनिंग में डिफरेंस है। आउटरेज का मतलब है जी फटा हुआ गुस्सा, एकदम जब आदमी पागल हो जाता है ना गुस्से में। इंडिग्नेशन में थोड़ा सा नाइंसाफी वाला एलिमेंट रहेगा। आउटरेज मतलब एकदम फटने वाला गुस्सा, तो ये फटने वाला गुस्सा वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल। लास्ट वर्ड है अपने पास फ्रेजल वर्ब स्टेव ऑफ।
स्टेव ऑफ का मतलब है किसी चीज को अवॉइड करना, उसके पास ना जाना, ना उसको पास में आने देना। द कंपनीज आर हार्ड पुट टू स्टेव ऑफ बैंक्रप्सी। ये जो कंपनीज हैं ये हार्ड पुट हैं। देखिए हार्ड पुट का मतलब होता है बहुत ही कठिन सिचुएशन में। पुट का मतलब होता है आप कहीं रखे हुए हो, हार्ड का मतलब आप समझते हैं डिफिकल्ट। तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में रखी हुई हैं सारी कंपनियां या माहौल से गुजर रही हैं, और क्यों? ताकि वो स्टेव ऑफ कर सके, कैसे भी बच सके बैंकरप्सी से, दिवालियापन से, ड्यूरिंग द स्लो डाउन, इस मंदी के दौरान। तो वो पूरा हाथ पांव मार रही हैं कि कैसे भी करके बैंकरप्सी ना हो। चलिए चीज़ों को बचने के लिए, उनसे दूर रहने के लिए स्टेव ऑफ, फेंड ऑफ, वार्ड ऑफ, स्केप, रिपेल और अवर्ट, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। आप अवर्ट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए डिटेल में करवा दिए पांचों वर्ड्स। सारी वोकैब शीट, सारे नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। देखिए समरी ये है जी, समरी ये है, हमारे यहाँ से एक डेलीगेशन गया था दुनिया भर में। जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी हमारे बड़े बड़े एमपी नेता लोग उस डेलीगेशन में थे। जो दुनिया भर में घूम के उसने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था, हमने ये क्यों किया, पाकिस्तान की तरफ से कौन सी बदमाशियाँ होती हैं, टेररिज्म को किस तरीके से पाकिस्तान फैलाता है, और भारत ने जो भी किया वो एक जवाब देने के लिए किया था टेररिज्म को, ना कि पाकिस्तान को हर्ट करने के लिए। तो इस डेलीगेशन ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, हमारी बात को भी दुनिया के सामने रखा। छोटी मोटी कुछ कमियां थी वो आपको यहाँ बताएगा। जैसे कि इस डेलीगेशन ने भारतीयों से मिलने में बहुत वक्त लगा दिया। अमेरिका में गया तो वहाँ गुजरातियों से, पंजाबियों से मिलकर मीटिंग करने लगे, तो वो वक्त वहाँ पे कम भी लगाया जा सकता था, क्योंकि हम वहाँ गए थे अमेरिकन लोगों से बात करने के लिए। इंडियन तो ठीक है, वो तो हमारे ही हैं। तो थोड़ी छोटी मोटी जो कमियां हैं वो बताई गई है, और बाकी जो है इसकी अच्छे से एनालाइज करके बताया गया है। आज की टोन है डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेसी की बात होगी। डिप्लोमेसी का मतलब ही होता है कूटनीति। ठीक है, डेलीगेशन क्या करते हैं? डिप्लोमेसी तो करते हैं। चलिए अब बिना देरी के फर्स्ट पैराग्राफ, आराम से वीडियो को कर लो पॉज, खुद से पढ़ो और पूरा दम लगा के मीनिंग निकालो। फिर मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ पढ़ना। चलो, कह रहे द 7 इंडियन डेलीगेशंस ऑफ मोस्टली members of parliament and some former diplomats tasked with the government to carry diplomatic messages after Operation Sindoor have completed their travels। कह रहे 7 भारत के जो प्रतिनिधि थे, डेलीगेशन से, और ये किन से मिलके बने थे, ऑफ लगा के बता रहे। ये ज़्यादातर थे हमारे ही देश के एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इनमें से कुछ फॉर्मर डिप्लोमेट्स भी थे, यानी किसी वक्त में कूटनीतिज्ञ भी थे, जो दूसरे देशों के अंदर एम्बेसडर रहे, कभी सेक्रेटरी रहे, है ना। कह रहा है और ये सब लोग वही थे जो टास्क विद थे। देखिए टास्क का मतलब होता है काम, टास्क का मतलब होता है काम दिया गया, और टास्क विद या टास्क बाय का मतलब होता है कौन सा काम दिया गया। कह रहा है जी ये सब के सब लोगों जो टास्क बाय थे, जिनको काम दिया गया था सरकार के द्वारा, बाय द गवर्नमेंट, कि ये कैरी करें, ये ले जाएं हमारे कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक मैसेजेस को, संदेश को। और ये कब? ऑपरेशन सिंदूर के बाद। कह रहे ये जो लोग हैं ना इस टाइप के, सारे एमपी थे, कोई डिप्लोमेट थे, इनको काम मिला हुआ था सरकार से, ये सब करके दिखाएं। कह रहे ये डेलीगेशंस ने ना कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है अपनी ट्रैवल्स को, अपनी यात्रा को, सफ़र को, मतलब घर लौट के वापस आ गए हैं। सेंटेंस लंबा था लेकिन देखो कितना सिंपल सेंटेंस है। डेलीगेशंस हैव कंप्लीटेड देयर ट्रैवल्स, आपको तो इतना ही समझना है। बाकी जो बीच में लिखा हुआ है वो डेलीगेशंस के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये है मोस्टली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और कुछ हैं डिप्लोमेट्स, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ये टास्क बॉय हैं, इनको काम मिला है सरकार से, है ना, फलाना ढिमकाना सब। चलिए और कुछ देखने का है नहीं, आगे आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आराम से रीडिंग दो, मीनिंग निकाल लो पहले। चलो, कह रहे द 59 मेंबर्स विजिटेड 32 कंट्रीज टू कन्वे द कंट्रीज पोजीशन ऑन द आउटरीच फेल्ट ओवर द पहलगाम टेरर अटैक एंड इट्स लिंक्स टू पाकिस्तान। कह रहे जो 59 मेंबर जो थे उन्होंने विजिट किया 32 देशों को। भाई 7 डेलीगेशन थे, मतलब एक डेलीगेशन में होंगे 5-6 एमपी,
किसी में 2, किसी में 4, किसी में 10। तो 60 डेलीगेशन में टोटल कितने थे? 59। कह रहे जो एक कम 60 मेंबर्स थे, इन्होंने विजिट किया 32 देशों का, ताकि वो कन्वे कर सकें, ले जा सकें, कैरी कर सकें। कन्वे करना और कैरी करना किसी मैसेज को एक ही बात है। और किसको कन्वे करें? हमारे देश के, भारत की पोजीशन को, और जो पोजीशन है उस आउटरेज को लेकर के या गुस्से को लेकर के जो फील किया गया है, फेल्ट है पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर, और इसके लिंक्स के ऊपर, इस अटैक के रिश्तों के ऊपर जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अच्छा, और कौन सा मैसेज कन्वे किया? ये तो हमने कर ही दिया कन्वे कि हम बहुत गुस्सा हैं। साथ में हमने कन्वे किया द रिस्ट्रेन्ड एंड प्रिसाइज नेचर ऑफ इंडियन स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने साथ में कन्वे किया हमारे नपे तुले या कंट्रोल्ड, रिस्ट्रेंड और सटीक जो है नेचर या प्रकृति हमारी इंडिया की स्ट्राइक्स का, हमारे हमलों का। और जो वो हमले किए थे हमने पाकिस्तान के आतंकवादी या दहशतगर्द नेटवर्क पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ये 2 चीज़ें उन्होंने कन्वे की। अच्छा, एक चीज़ और कन्वे की, एंड लगा के बता रहे, एंड द न्यू नॉर्मल द गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड फॉर टेररिस्ट स्ट्राइक्स। और हमने उस चीज़ को भी कन्वे किया जो बन गया है नया नॉर्मल। नॉर्मल मतलब आम बात, न्यू नॉर्मल मतलब एक नई आम बात। तो हमने एक नया आम बात या नॉर्मल जो बनाया है, हमारी सरकार ने अडॉप्ट किया है, अपनाया है टेररिस्ट स्ट्राइक्स को लेकर के, कि आगे से जब भी हमला होगा तो हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे। ये हमारा नया नॉर्मल है। सेंटेंस लंबा है, पर इसको अगर आप ब्रेक करोगे 3 हिस्सों में तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। सेंटेंस इतना ही है, 59 मेंबर्स विजिटेड 32 कंट्रीज। सेंटेंस इतना ही है। आगे की जो बात लिखी हुई है ना 2 से, ये बताया कि विजिट क्यों किया। 3 चीज़ों के लिए किया था, कन्वे करना था इनको 3 चीज़ों को। देखना ध्यान से। पहली चीज़ क्या है? हमें कितना गुस्सा आया हुआ था पहलगाम टेरर अटैक पे, और उसके तार जो जुड़े हुए थे पाकिस्तान से, इस चीज़ पे। ये पहली चीज़ इन्होंने कन्वे की। दूसरी चीज़, हमने जो स्ट्राइक की है पाकिस्तान के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो कितनी रिस्ट्रेंड और प्रिसाइज थी। हमने बहुत नपी तुली, कंट्रोल्ड और सटीक प्रिसाइज जो है स्ट्राइक्स की हैं। हमने हर एक आदमी को मारने की कोशिश नहीं की। तीसरा, हमने ये बताना चाहा कि हमने एक नया रूल बना लिया है, नई आम नॉर्मल या न्यू नॉर्मल बना लिया है, और अडॉप्ट कर लिया सरकार ने टेररिस्ट स्ट्राइक्स को लेकर के। अगली बार जब हमला होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, इसी तरीके से जवाब देंगे। अब सेंटेंस समझ में आया होगा। आउटरेज का मतलब होता है गुस्सा, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है जिसमें कंट्रोल हो, आपने एकदम नपे तुले तरीके से किया हो। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक। गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ अडॉप्टेड, अडॉप्ट करना, अपना लेना। कह रहा जी द मैसेज वॉज मेंट नॉट जस्ट फॉर फॉरेन गवर्नमेंट्स बट ऑल्सो फॉर लॉ मेकर्स, द फॉरेन मीडिया एंड द जनरल पब्लिक, especially in countries where New Delhi has felt it has not found the expected support। कह रहा ये जो मैसेज था, ये 3 तरह के जो दे के आए हम, ये मेंट थे, इनका निशाना था। देखिए, मेंट फॉर एक फ्रेज है अंग्रेजी में। देखो, मेंट फॉर यहाँ है, फिर दूसरी बार फिर फॉर लगा होगा। मेंट फॉर समथिंग यानी कौन सी चीज़ का क्या निशाना है, वो किस चीज़ के ऊपर टारगेट की गई है। ये मैसेज जो था ना, ये 2 लोगों के लिए था, ना केवल नॉट जस्ट फॉरेन गवर्नमेंट्स के लिए, विदेशी सरकारों के लिए, बल्कि वहाँ के लॉ मेकर्स के लिए भी, और फॉरेन मीडिया के लिए भी, और जनरल पब्लिक के लिए भी। और कह रहे खास करके उन देशों में जहां नई दिल्ली ने ऐसा फील किया है, ऐसा महसूस किया है कि नई दिल्ली को नहीं मिला है, इट हैज़ नॉट फाउंड वो वाला सपोर्ट जो हमने चाहा था। ठीक है ना। तो ये मैसेज हमने हर कंट्री के लॉ मेकर्स, फॉरेन नेशनल्स, गवर्नमेंट्स, मीडिया को जाकर के दिया। चलिए, मैसेज की वर्ब है वॉज मेंट फॉर यहाँ लगा हुआ है। मेंट फॉर इन सभी के लिए था, तो नॉट जस्ट और बट ऑल्सो का इस्तेमाल हुआ है, ना केवल इनके लिए बल्कि इन सभी के लिए भी। चलिए, नई दिल्ली की वर्ब है हैज़ फेल्ट, फील की 3rd फॉर्म है फेल्ट, फील करना, समझते हैं आप, महसूस करना। इट आया है भारत के लिए, नई दिल्ली के लिए वर्ब है हैज़ नॉट फाउंड, अगेन वर्ब की 3rd फॉर्म। बढ़े नेक्स्ट पैराग्राफ। चलो, कह रहे जी मैनी ऑफ द कंट्रीज। देखो, मैं वीडियो को पॉज नहीं कर सकता हूँ 15 मिनट के लिए, आप तो कर सकते हो। मैं जब बोल रहा हूँ पढ़ लो, तो वीडियो को पॉज करके पढ़ो, चाहे ले लो 10 मिनट। ठीक है, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। कह रहा है जी मैनी ऑफ द कंट्रीज विजिटेड आर मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंक्लूड दोज विच आर नॉन परमानेंट मेंबर्स और विल ज्वाइन द नेक्स्ट ईयर।
कह रहे बहुत सारी जो कंट्रीज थी, कंट्रीज जो कि विजिट की गई थी, ध्यान देना ये विजिटेड यहाँ पे वर्ब नहीं है भाई। विजिट का मतलब होता है कहीं घूम के आना, आई विजिटेड न्यू दिल्ली, मैं घूम के आया दिल्ली में। लेकिन विजिट यहाँ पे वर्ब नहीं है, क्योंकि कंट्री तो किसी को विजिट नहीं करेगी, आप कंट्री को विजिट करोगे। विजिटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल। कह रहे जी बहुत सारी जो कंट्रीज थी जिनको विजिट किया गया वो हैं मेंबर जो हैं यूएनएससी के सिक्योरिटी काउंसिल की, और वो इंक्लूड करती हैं उन सभी देशों को भी, दोस्त को भी जो कि इलेक्ट हुए हैं या चुने गए हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स यूएनएससी के, या फिर जो ज्वाइन करेंगे अगले साल यूएनएससी को। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आप समझते हैं, सुरक्षा महासभा, जहाँ पे वीटो पावर होती है बड़े बड़े देशों के पास। तो ज़्यादातर देश हमने वहीं पे विजिट किया जो जिन या तो वीटो पावर रखते हैं या परमानेंट नहीं है तो नॉन परमानेंट है, या फिर अगले साल नॉन परमानेंट बन के ज्वाइन करेंगे। मैनी की वर्ब है आर। अगेन विजिटेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है। ये वो कंपनी है जिनको विजिट किया गया था, कंट्रीज है ना। चलिए मैनी कंट्रीज की वर्ब है इंक्लूड, विच आया है कंट्रीज के लिए, वर्ब की इसकी वर्ब है आर इलेक्टेड, इलेक्ट करना, किसी का चुनाव करना। विच की दूसरी वर्ब भी है विल ज्वाइन, विच आर इलेक्टेड और विच विल ज्वाइन जो है नेक्स्ट ईयर। कह रहा है जी दिस इज इंपॉर्टेंट एज इंडिया फेस्ड अ डिप्लोमेटिक सेटबैक व्हेन पाकिस्तान एन इलेक्टेड यूएनएससी मेंबर फॉर 25-26 वॉज एबल टू अमेंड द यूएनएससी स्टेटमेंट। इतना ही पढ़ लो, लंबा सेंटेंस है। कह रहा है जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हम गए हैं ना यूएनएससी की कंट्रीज में, मेंबर कंट्रीज में, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ थी। और क्यों थी? कह रहा वो इसलिए एज इंडिया ने फेस किया, इंडिया ने सामना किया एक कूटनीतिक सेटबैक का। सेटबैक समझते हैं आप, बहुत बड़ा झटका, बड़ी नाकामयाबी। इंडिया को एक कूटनीतिक तौर पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा लगा था झटका। और कब? जब हमारा पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान, जो कि चुना हुआ है एक नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी का इस पूरे साल के लिए, ये पाकिस्तान नाम का देश जो है वो एबल हुआ या सक्षम हुआ, इस कैपेबल हुआ इस काम को करने में। और वो काम ये है कि ये अमेंड कर दे, सुधार कर दे यूएनएससी की स्टेटमेंट में। और क्यों किया होगा ऐसा, आगे उसका मकसद भी बता रहा है। टू ओमिट रेफरेंसेस टू द रेजिस्टेंस फ्रंट या टीआरएफ, ताकि ये ओमिट कर सके, बच सके या निकाल सके। ओमिट करना यानी किसी चीज़ को किसी टेक्स्ट में से बाहर कर देना, ये बाहर निकाल सके एक रेफरेंस को, एक मेंशन को, जिक्र को, जो रेजिस्टेंट फ्रंट नाम के आतंकवादी दहशतगर्द ग्रुप का था। और ये कौन सा रेजिस्टेंट फ्रंट है भाई? दैट हैड क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पहलगाम अटैक। ये वही दहशतगर्दों का ग्रुप है पाकिस्तान में बेस्ड, जिसने क्लेम किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को पहलगाम अटैक की। तो ये एक बड़ा सेटबैक हमें लगा। पहलगाम पे जिन्होंने अटैक किया था, जिस ग्रुप ने, ऐसा बोलते हैं अलकायदा का एक स्प्लिंटर ग्रुप है टीआरएफ, स्प्लिंटर ग्रुप मतलब छोटा ग्रुप। तो इसका रेफरेंस जो है ना यूएनएससी की स्टेटमेंट से पाकिस्तान ने निकलवा दिया। पाकिस्तान ने बोला भी 1 साल के लिए मैं मेंबर हूं, जब तक मैं मेंबर हूं तब तक दहशतगर्दों के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। चलिए दिस की वर्ब है इज, इंडिया की वर्ब है फेस्ड, फेस करना, सामना करना। सेटबैक आप समझते हैं, बड़ी नाकामयाबी को बोलते हैं, बड़ी कामयाबी को बोलते हैं। लिख दूं मैं? चलो बताओ कमेंट्स में। बड़ी नाकामयाबी को तो सेटबैक बोलते हैं, बड़ी कामयाबी को क्या बोलते हैं? ब्रेक थ्रू, ठीक है, ब्रेक थ्रू। और बड़ी सी अचीवमेंट को बोलते हैं फीट, ठीक है, FEAT। ये तीनों वन वर्ड्स हैं, याद रखें। पाकिस्तान की वर्ब है वॉज, पाकिस्तान एबल था इस काम को करने में। अमेंड करना, चीज़ों में सुधार करना। ओमिट करना यानी किसी चीज़ को किसी टेक्स्ट से, किसी लिखी हुई बात से बाहर कर देना, ठीक है। रेफरेंस का मतलब होता है जिक्र या मेंशन। दैट आया है टीआरएफ के लिए, दैट की वर्ब है हैड क्लेम्ड, हैड प्लस में P3। चलो एक ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाते हैं आपको, बड़ा कूल कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर आपको कोई एबिलिटी बतानी हो, कैपेबिलिटी बतानी हो अपनी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता था, तो 2 तरीकों से अंग्रेजी में बताया जा सकता है। पहला तरीका है कैन कुड का इस्तेमाल करें, और दूसरा तरीका क्या है, आप लिखें इज, एम, आर, वॉज, वर, जो भी लिखना चाहें, उसके बाद में लिखें एबल टू। जैसे मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू दैट, कैन के साथ में बेस फॉर्म लगा दो। या फिर लिख दो आई एम, आई के साथ एम आता ना, आई एम एबल टू डू दैट। मैं ये कर सकता था, आई कुड डू दैट, या आई वॉज एबल टू डू दैट।
दोनों ही तरीके से एबिलिटी को आप बता सकते हैं। फर्क क्या है जी दोनों में, वो भी बताएंगे आपको, लेकिन इन दोनों को आपको मिक्स कभी नहीं करना है। जैसे ये सेंटेंस देखो, इट वॉज रेनिंग हैविली, बहुत तेज बरसात हो रही थी, इट वॉज रेनिंग हैविली, बट आई कुड बी एबल टू फाइंड अ टैक्सी, लेकिन फिर भी मैं टैक्सी को ढूंढ पाया। बरसात बहुत तेज थी लेकिन कैसे जैसे तैसे मुझे एक टैक्सी मिल गई। आप अपनी एबिलिटी को बता रहे हैं, किसी काम को आप कर पाए, लेकिन आपने स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 को मिक्स कर दिया। आई कुड बी एबल टू फाइंड टैक्सी, क्या बात हुई भाई, एबल भी लगा दिया, कुड भी लगा दिया, ये नहीं करना है। या तो लिखो आई कुड बी को निकाल दो और लिख दो वॉज एबल टू फाइंड अ टैक्सी, और या फिर ऐसा लिखो आई कुड कुड ये पूरा निकाल दो, फाइंड अ टैक्सी। दोनों में से एक स्ट्रक्चर को आपको यूज करना है। चलो ये तो आपने सीख लिया कि दोनों मिक्स नहीं होंगी, अब ये भी सीख लो दोनों में फर्क क्या है। देखिए कैन कुड ये बताता है कि मैं इस काम को कर सकता हूं या कर सकता था, हो सकता है मैंने ना किया हो, समझ पा रहे हो। मैं ये पहाड़ पे चढ़ सकता हूं या चढ़ सकता था, इसका मतलब ये है कि मैं चढ़ सकता था, शायद मैं चढ़ा या नहीं चढ़ा। लेकिन वॉज एबल टू, वर एबल टू, आर एबल टू, एम एबल टू, ये भी आपकी कैपेबिलिटी को ऐसे बताते हैं कि जो काम आप कर सकते थे आपने करके भी दिखाया। अगर इस केस में मैं कुड का इस्तेमाल कर दूं तो इसका मतलब पता क्या होगा, अजीब सा मतलब होगा। बारिश तो बहुत तेज हो रही थी लेकिन मैं फिर भी टैक्सी ढूंढ सकता था, अजीब सी बात हुई ना। या तो आपने ढूंढी या नहीं ढूंढी, ढूंढ सकते थे तो फिर ढूंढी क्यों नहीं। तो कुड इस केस में इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली सही है लेकिन मीनिंग इसका अजीब आ रहा है। इस केस में आपको लिखना चाहिए आई कुड बी को निकाल दो, आई वॉज एबल टू फाइंड अ टैक्सी, पास्ट की बात हो रही है तो वॉज एबल टू फाइंड द टैक्सी। तो ये दोनों में फर्क है, इसमें आप करके दिखा देते हो, इसमें आप बातें करते हो कि ये हो सकता था। द फायर फाइटर कुड बी एबल टू रेस्क्यू द चाइल्ड फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग, फायर फाइटर जो है वो एबल था या सक्षम था बचाने में छोटे बच्चे को जलती हुई बिल्डिंग या इमारत में से। आराम से वीडियो को पॉज करो, इस वाले को ट्राई देना, स्ट्रक्चर को सही करना और फिर चेक करना दोनों में से आप कौन सी यूज करोगे, ठीक है। चलो बढ़े आगे, ये कमेंट्स, ये आज के क्विज में पूछा गया आपसे कॉन्सेप्ट। आराम से रीडिंग दो इसको फटाफट। चलिए, कह रहा है दैट पाकिस्तान मैनेज टू बी चोजन चेयर ऑफ तालिबान सैंक्शंस कमिटी एंड वाइस चेयर ऑफ यूएन काउंटर टेररिज्म कमिटी विल मेक इंडियाज टास्क ऑफ होल्डिंग द टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक अकाउंटेबल थ्रू यूएन डेजिग्नेशंस एंड एड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मोर डिफिकल्ट। लंबा सेंटेंस लेकिन बहुत आसान। देखिए दैट का मतलब है ये बात की, जब भी दैट शुरू में आ जाए और उसके बाद कोई सब्जेक्ट रखा हो और उसकी खुद की कोई वर्ब हो तो दैट का मतलब क्या होता है, ये बात की। कह रहा जी ये बात की, कौन सी बात, कि पाकिस्तान ने मैनेज किया, जैसे तैसे पाकिस्तान ये काम कर पाया कि ये चूज हो गया, इलेक्ट हो गया, चुना गया इस चेयर के लिए तालिबान सैंक्शंस कमेटी की। चेयर का मतलब होता है चेयरमैनशिप, पाकिस्तान को इसकी चेयरमैनशिप मिल गई कि तालिबान पे कौन कौन से सैंक्शन लगेंगे, और फिर वाइस चेयरमैनशिप भी मिल गई यूएन की काउंटर टेररिज्म कमेटी की। कह रहे ये बात जो है ना, ये बना देगी भारत के इस काम को, टास्क को, और काम को क्या बना देगी, देखो काम है ये वाला पूरा जिसको आप बाद में पढ़ लेना, लेकिन ये बना देगी इस काम को मोर डिफिकल्ट, ज़्यादा मुश्किल। अब ये बीच में जो है ना, ये पूरा काम बताया गया, हमारा काम कौन सा है जिसको मुश्किल बना देगा पाकिस्तान। काम है जी होल्ड करना या बनाना इन टेररिस्ट को, इन दहशतगर्दों को जो जिम्मेदार थे इस अटैक के लिए, और हमें बनाना था उनको अकाउंटेबल या किसी को जिम्मेदार ठहराना, होल्ड समवन अकाउंटेबल, किसी को जिम्मेदार ठहराना। और ये जिम्मेदारी हमें ठहरानी थी इनकी यूएन के डेजिग्नेशंस के जरिए और एट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए, FATF, जिसकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान काफ़ी वक्त तक रहा है। तो हमारा ये पूरा टास्क था कैसे भी करके पाकिस्तान और उसमें रहने वाले दहशतगर्दों पे सैंक्शंस लगवा दें, लेकिन पाकिस्तान खुद ही जाकर के चेयरमैनशिप पे बैठ गया, है ना, इनको वोट मिले, इनको चुनाव हुआ, चेयरमैनशिप जो है कुर्सी मिली, तो हमारा काम जो है और मुश्किल हो जाएगा। लंबा सेंटेंस है लेकिन छोटे छोटे पीस करके आपको पढ़ाया। चलिए, दैट की वर्ब है विल मेक, पाकिस्तान की वर्ब है मैनेज, होल्ड समवन अकाउंटेबल, किसी को जिम्मेदार ठहराना।
Another area of focus was the membership of the Organization of Islamic Cooperation that has been particularly critical of India. कह रहा है एक और एरिया और फोकस भी है, हमारे फोकस में एक और एरिया भी था, और वो क्या था? मेंबरशिप, यानी सभी मेंबर्स का ग्रुप। और किसके मेंबर्स? OIC नाम की इस संस्था के सभी इस्लामिक देशों के इस ग्रुप के। कह रहा है जी वो ग्रुप जो कि रहा है हैज़ बिन खास तौर पे आलोचक या क्रिटिकल भारत का। तो ये भी हमारा डेलीगेशंस का फोकस था कि OIC मुस्लिम देशों के लोगों से या उनकी सरकारों से कैसे निपटा जाए, जो पाकिस्तान के साथ खड़ी थी पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। चलिए, एरिया ऑफ फोकस की वर्ब है वॉज, OIC के लिए आया दैट, वर्ब है इसकी हैज बिन, क्रिटिकल यानी आलोचना से भरा। करेक्ट। फाइनली द फोकस ऑन द US वॉज पॉइंटेड वेयर द डेलीगेशन विजिटेड न्यूयॉर्क एंड वॉशिंगटन। कह रहा है जी आखिर में जो फोकस था वो US पे सारा जो हमारा ध्यान था वो भी पॉइंट किया गया, जहां पे डेलीगेशन ने, हमारे प्रतिनिधि मंडल ने विजिट किया न्यूयॉर्क को और वॉशिंगटन को। ठीक है, चलिए और कुछ पढ़ाने वाला है नहीं। फोकस की वर्ब है वॉज पॉइंटेड, पैसिव वॉइस में लगा हुआ है। डेलीगेशन की वर्ब है विजिटेड, एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी दिस में हैव स्टेम्ड फ्रॉम द अपीयरेंस दैट टाइज विद वॉशिंगटन आर स्ट्रेंज ओवर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स परसिस्टेंट क्लेम। सेंटेंस लंबा है लेकिन इतना ही पढ़ लो। कह रहा है जी ये बात जो है ना कि हमारा जो, देख रहे हो पीछे वाला सेंटेंस देखो, हमारा फोकस जो है वो US पे पॉइंटेड था, बड़ा तीखा सा फोकस था हमारा। ऐसा क्यों लगा हमें, पॉइंटेड क्यों था भाई वो? कह रहा है जी ये चीज़ जो है ना हो सकता है स्टेम फ्रॉम की हो या निकल करके आई हो। स्टेम फ्रॉम करना किसी चीज़ का दूसरी घटना से निकलना, और इस अपीयरेंस से या इस चीज़ के दिखावे से निकल करके आई हो। अपीयरेंस यानी दिखावा, और वो क्या कि टाइज जो हैं, हमारे रिश्ते जो हैं अमेरिका या वाशिंगटन के साथ, वो बड़े स्ट्रेंड हैं, वो बड़े कसे हुए हैं। स्ट्रेंड होती है एकदम तारे कसी होती हैं, जब धागे कसे हुए होते हैं कभी भी टूट जाए। और ये किस चीज़ को लेकर है? ये है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बने हुए परसिस्टेंट क्लेम को लेकर के या दावे को लेकर के। अब दावा आगे पढ़ लो क्या है। दावा ये दैट ही हैड मेडिएटेड द सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि उन्होंने मीडिएट किया था, पंचायती किया था, चौधरी बने थे वो सीज फायर के लिए या युद्ध विराम के लिए भारत पाकिस्तान के बीच। तो बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ये दावा कर रहे हैं कि मैंने वॉर रुकवाई, मैंने वॉर रुकवाई। तो इस चीज़ से भी ये बात निकल करके आ रही है कि भारत अमेरिका के रिश्ते इस बात से खराब हैं। और ये कैसे रुकवाई इन्होंने वॉर? इनका क्या कहना है? यूजिंग ट्रेड टाइज एज अ लेवरेज टू अवर्ट अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। यूज करते हुए दोनों कंट्रीज के व्यापारिक रिश्तों को अमेरिका के साथ, और यूज किया इन्होंने एक लेवरेज के तौर पे, एक इस्तेमाल की जाने वाली चीज के तौर पे, ताकि अवॉइड किया जा सके, रोका जा सके एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को, भारत पाकिस्तान में न्यूक्लियर जंग को। तो इंडिया बोलता है कि नहीं रुकवाई इन्होंने, और ट्रंप बोलते हैं मैंने रुकवाई। तो इस अपीयरेंस से भी हमें लगता है कि भारत और वाशिंगटन के रिश्ते जो है थोड़े से स्ट्रेंड हो रहे हैं, खिंचे हुए हो रहे हैं। दिस की वर्ब है मे हैव स्टेम फ्रॉम। स्टेम फ्रॉम होना किसी चीज़ का कहीं से निकलना, अराइज होना, इमर्ज होना। टाइज की वर्ब है आर। स्ट्रेंड यहाँ पे एडजेक्टिव है, खिंचा हुआ। ही आया ट्रम्प के लिए, वर्ब है इसकी हैड मीडिएटेड। कह रहा है इट रिमेन्स टू बी सीन जस्ट हाउ सक्सेसफुल दीज टूअर्स ऑफ पॉलिटिकल डिप्लोमेसी हैव बीन। कह रहा है ये बात देखा जाना अभी भी बाकी है, इट रिमेन्स टू बी सीन। और क्या बात कि कैसे, हाउ सक्सेसफुल या कामयाब ये सारे टूर्स जो हैं, दौरे जो हैं, हमारी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का जो है, राजनीतिक कूटनीति का, कह रहा है वो कैसे रहे हैं, कितने सक्सेसफुल वो रहे हैं, ये देखना अभी भी बाकी है। और कैसे, ऐसा क्यों है भाई? कह रहा है जी गिवन इस चीज़ को देखते हुए, और किस चीज़ को देखते हुए? क्रिटिसिज्म इन इंडिया दैट मोर टाइम वॉज स्पेंट स्पीकिंग ऑन इंडियन डायस्पोरा and giving interviews to the accompanying Indian media rather than in influencing interlocutors abroad। इस चीज़ को देखते हुए, इस क्रिटिसिज्म को या आलोचना को देखते हुए भारत में, कि ज़्यादा वक्त को बिताया गया था बातचीत करने में, स्पीक करने में भारत के प्रवासियों से जो अमेरिका और दूसरी कंट्रीज़ में बसे हुए हैं, और देने में इंटरव्यूज़ अकॉम्पनी करने वाली या साथ में जाने वाली इंडिया के मीडिया चैनल्स को ज़्यादा टाइम इन पर लगाया गया। और किसके बजाय?
बजाय या रादर देन इन्फ्लुएंस करने में, प्रभावित करने में, प्रभाव डालने में इंटरलोक्यूटर्स पे जो अब्रोड में रहते हैं। तो ये बड़ा क्रिटिसिज्म है हमारे डेलीगेशन का कि सारे जो 59 लोग गए थे ये इंडियन, गुजराती, पंजाबी, बंगालियों को ढूंढ ढूंढ के उनसे बात करने लगे और अपने साथ जो टीवी वाले, कैमरा वाले लेके गए थे उनको ही बार बार इंटरव्यू दे रहे थे। बात करनी थी इनको अंग्रेजों से, वहां जाके इंटरलोक्यूटर से, वो टाइम इन्होंने कम स्पेंड किया। चलिए, इट की वर्ब रिमेन्स, ये अभी देखा जाना बाकी है। इट रिमेन्स टू बी सीन। टूवर्ड्स की वर्ब है हैव बीन, कितने सक्सेसफुल ये दौरे रहे हैं। गिवन का मतलब होता है इस चीज़ को देखते हुए। टाइम की वर्ब होती है वॉज स्पेंट। स्पेंड एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। स्पेंड स्पीकिंग, स्पीक करते हुए स्पेंड किया। हाउ मच टाइम वॉज स्पेंड स्पीकिंग। स्पेंड टू स्पीक नहीं लिखोगे, स्पीकिंग आता है स्पेंड वर्ब के बाद। डायस्पोरा यानी प्रवासी ग्रुप। इंटरलोक्यूटर्स यानी जो बीच में बात करवाएं। Canada delegations also had to contend with a copycat move from Pakistan to counter the Indian narrative. कैरेजियन डेलीगेशंस को साथ ही साथ कंटेंट विद करना पड़ा, सामना करना पड़ा, या दो दो हाथ करना पड़ा। कंटेंट विद करना, किसी चीज़ से जूझना। एक हमारे जैसी कॉपी कैट मूव से, हमारी नकल वाली एक हरकत से जो पाकिस्तान ने भी की। और वो क्यों की? ताकि वो काउंटर कर सकें, झुटला सकें हमारे नैरेटिव को, हमारी बात को। तो जैसे ही हमने डेलीगेशन भेजा, पाकिस्तान ने भी भेज दिया एक डेलीगेशन, तो वो आपस में टकरा गए होंगे किसी ना किसी कंट्री में। तो इस दूसरे पाकिस्तानी डेलीगेशन से भी इनको कंटेंट विद करना पड़ा। डेलीगेशंस की वो है हैड टू डू समथिंग, किसी काम को आपको करना पड़े। कंटेंट विद यानी जूझना, कॉपी कैट आप समझते हैं, काउंटर करना, जवाब देना। चलो बढ़े आगे, फटाफट रीडिंग खुद से लेनी है पहले। Karachi, however, the overarching message of the delegations, comprising representatives from a number of Indian states, faiths, and political parties, is a powerful one. कराची, अब ये जो भी बातें हमने आपको बताई ये भूल जाओ। हालांकि इन सब चीज़ों के बाद however, जो मेन या ओवर आर्किंग मैसेज था या पैगाम था, संदेश था। मैसेज किसका था? इन डेलीगेशंस का। और ये कौन से डेलीगेशंस हैं? जो कंप्राइज करते हैं या मिलके बने हैं प्रतिनिधियों से, रिप्रेजेंटेटिव से, हमारी बहुत सारी स्टेट्स के, हमारे बहुत सारे फेथ्स के, धर्मों के, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के। कह रहे जो मैसेज था ना इनका, ये बड़ा पावरफुल वाला मैसेज था, बड़ा जो है स्ट्रॉन्ग मैसेज था। और मैसेज क्या था? ऑफ इंडियन यूनिटी एंड कंसेंसस ऑन द इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये कंसेंसस था भारत की यूनिटी का और एक जो है राय का। कंसेंसस होता है एक मामले पे सबकी एक ही राय हो, सहमति का। और ये सहमति थी नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे। हर धर्म का आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी इस आपको डेलीगेशन में मिला होगा। तो दिस मैसेज वॉज वेरी पावरफुल। मैसेज की वर्ब इज कंसेंसस, यू हैव ऑलरेडी सीन। एट ए टाइम व्हेन मोदी गवर्नमेंट इज अंडर क्रिटिसिज्म इंटरनेशनली फॉर डेमोक्रेटिक डिक्लाइन एंड इंक्रीजिंग मेजोरिटेरियनिज्म, न्यू दिल्ली चोज इट्स मैसेंजर्स वाइजली। कह रहा है एट ए टाइम, ऐसे एक वक्त पे। और कैसे वक्त पे भाई? जब मोदी सरकार जो है, मोदी गवर्नमेंट, द मोदी गवर्नमेंट, वो अंडर क्रिटिसिज्म है, आलोचना के तले है। आलोचना कहाँ पे हो रही है? पूरी दुनिया में हो रही है, इंटरनेशनली हो रही है। और किस चीज़ के लिए? दो चीज़ों के लिए। पहले तो डेमोक्रेटिक डिक्लाइन हो रहा है, देश में लोकशाही जो है वो गिरती जा रही है, ऐसा कहना है दुनिया का। और दूसरा, हमारे यहाँ मेजोरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है। बीजेपी वाले, हिंदूज, जो ये मेजोरिटी पार्टी के लोग हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, वो जो है अपना मेजोरिटेरियनिज्म कर रहे हैं, है ना, मतलब डोमिनेट हो रहे हैं वो समाज में। कह रहा है ऐसे एक वक्त पे जब मोदी सरकार पे ये दोनों लांछन लगे हैं पूरी दुनिया में, ऐसे वक्त पे नई दिल्ली ने चूज किया, भारत सरकार ने चुना अपने मैसेंजर्स को बहुत समझदारी से, वाइजली। और कैसे चुना, क्यों चुना? विद अ व्यू टू projecting abroad a positive and pluralistic image of a country that was resolute against terrorism. कह रहा है वो ऐसे चुना इस मकसद के साथ, विद द व्यू टू, कि हम प्रोजेक्ट करेंगे, बाहर जाकर के दिखाएंगे, अब्रोड जाकर के एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव और मिली जुली या प्लूरलिस्टिक इमेज को, तस्वीर को, एक कंट्री की, भारत की, जो कि रेजोल्यूट था, बहुत पक्के इरादे के साथ खड़ा था टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। तो चाहे कितना भी हमारा क्रिटिसिज्म हो, लेकिन हमने टीम ऐसी बनाई
जो भारत की एक प्लूरलिस्टिक जो है इमेज को दुनिया में दिखाए, और ये भी दिखाए हम आतंकवाद के खिलाफ मिलके खड़े हैं। चलिए, गवर्नमेंट की वर्ब है इज, नई दिल्ली की वर्ब है चोज, चूज की सेकंड फॉर्म है, दैट की वर्ब है वॉज, दैट आया कंट्री के लिए, कंट्री यहाँ पे भारत है। छोटा सा एक क्या बोले इसको, कॉन्सेप्ट है, फटाफट इसको भी देख लो। जब किसी काम को किसी मकसद से करते हैं तो इन 4 तरीकों से आप लिख करके बता सकते हैं, ठीक है। इन 4 तरीकों से आप लिख करके बता सकते हैं। टू डू समथिंग, इन ऑर्डर टू डू समथिंग, सो एज टू डू समथिंग, या विद अ व्यू टू डूइंग समथिंग। बहुत आसान है। शी एनरोल्ड इन अ कोर्स विद अ व्यू टू इम्प्रूव हर इंग्लिश स्किल्स। उसने एनरोल किया है कोर्स में अपनी इंग्लिश स्किल्स को इंप्रूव करने के मकसद से। विद अ व्यू टू इम्प्रूव हर स्किल्स, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है अगर यहां विद अ व्यू टू की जगह पे सिर्फ टू इंप्रूव लिखा हो, या फिर इन ऑर्डर टू इंप्रूव लिखा हो, या फिर सो एज टू इंप्रूव लिखा हो। जैसे ही आप विद अ व्यू टू लगाते हो ना, तो ये टू प्रेपोजिशन बन जाता है, और इसके बाद में इंप्रूव नहीं, इंप्रूविंग आपको लिखना होगा। इन तीनों के साथ में बेस फॉर्म लगा दें, टू डू समथिंग, इन ऑर्डर टू डू समथिंग, सो एज टू डू समथिंग, लेकिन विद अ व्यू टू के साथ में वर्ब के आईएनजी फॉर्म या जिरंड का इस्तेमाल होता है। चलिए, कूल कॉन्सेप्ट है, याद रखना, बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम्स में। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं एज होमवर्क, जरूर से इसको ट्राई देना है सभी को, और सही करके कमेंट्स में डालना। दे मूव टू द सिटी सो एज टू फाइंडिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज। वो शहर की तरफ मूव किए, शहर में जाके बस गए, ढूंढने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज को या अच्छे मौकों को। जो गलती हो कमेंट्स में डालना ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठे। चलिए, रैप अप करते हैं क्लास को, फटाफट अपना देख लो क्लोज टेस्ट। वीडियो को मैं कर रहा हूं पॉज। कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इन्हीं में से 5 वर्ड्स, इन 5 ब्लैंक्स में आपको फिट करने हैं। खुद से ट्राई दो, फिर 1 मिनट में मैं आपको इनके आंसर्स करवा देता हूं। चलिए, पहले इन सभी वर्ड्स का मीनिंग निकाल लो। डायस्पोरा एक नाउन है, इसका मतलब होता है प्रवासी का ग्रुप। इंडिग्नेशन यानी गुस्सा, नाउन है। अमेंड करना, सुधार करना, एक वर्ब है। आर्मिस्टिस यानी संधि, युद्ध विराम, एक नाउन है। फेंड ऑफ एक वर्ब है, किसी चीज को अपने से दूर रखना। लेवरेज एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। लेवरेज का मतलब होता है एडवांटेज या एडवांटेज लेना। ओवर आर्किंग एक एडजेक्टिव है जो डोमिनेंट हो, ओवर आर्किंग हो। अकाउंटेबल यानी जिम्मेदार, एक एडजेक्टिव है। ब्रेक थ्रू कामयाबी एक नाउन है। ओमिट एक वर्ब है, किसी चीज को बाहर करना, है ना, टेक्स्ट में से, बातचीत में से किसी चीज को निकाल देना। अगर इन ये तरीके से दिमाग में अगर आप चेक करोगे, क्लोज टेस्ट को अगर आप अप्रोच करोगे, आप बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, ये सारे मैंने लिख दिए, अब यहाँ पे अपने को अप्लाई करने। द साइंटिस्ट अनएक्सपेक्टेड डैश इन वैक्सीन डेवलपमेंट वॉज वाइडली सेलिब्रेटेड। इस साइंटिस्ट का या वैज्ञानिक का जो अनएक्सपेक्टेड डैश था, अब जो भी था वो आपको बताना है, और वो किस चीज में था, वैक्सीन को बनाने में था, उसको वाइडली या हर तरफ वाइडली सेलिब्रेट किया गया, उसकी हर तरफ वाहवाही हुई। वैक्सीन डेवलपमेंट में क्या करोगे आप ऐसा कि लोग आपकी वाहवाही करें? कुछ बड़ा करके दिखाओगे, वैक्सीन बना के दिखाओगे, कुछ कामयाबी होगी। भाई लॉजिकली तो यही कहता ना दिमाग अपना, कामयाबी होगी कुछ। तो कामयाबी को क्या बोलते हैं? ब्रेक थ्रू बोलते हैं। अनएक्सपेक्टेड एडजेक्टिव के बाद में ब्रेक थ्रू नाम का नाउन आ जाएगा, नाउन की यहां पोजीशन भी बनती है। तो फर्स्ट में आपको ब्रेक थ्रू लगाना है, अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू। कह रहा है जी, हाउ एवर द डैश कंसर्न रिमेन्ड एंश्योरिंग ग्लोबल एक्सेस। कह रहा है जी, ये लेकिन जो ये कंसर्न था ना, इस टाइप का कंसर्न, वो बना रहा एंश्योर करने का ग्लोबल एक्सेस को। अब वो कौन सा कंसर्न है भाई? क्या कंसर्न है वो? कंसर्न नाउन के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए, वो वाला कंसर्न जो सबसे बड़ा कंसर्न है। सबसे बड़ा कंसर्न यानी जो कि कहा गया, ओवर आर्किंग कंसर्न है। तो ओवर आर्किंग कंसर्न यही बना रहा एंश्योर करना ग्लोबल एक्सेस को। यहां पे एक कॉलम लगा हुआ है, इसके बाद में आपको बताया कंसर्न क्या है। कह रहा द एक्टिविस्ट एक्सप्रेस डैश ओवर वेल्दी नेशंस ट्राइंग टू डैश द इनोवेशन फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। जो एक्टिविस्ट हैं, समाज के जो तेज लोग हैं समाज में ना, जो एक्टिविज्म करवाते हैं, उन्होंने दिखाया अपने डैश को, और किस चीज को लेकर के? वेल्दी नेशंस की इस कोशिश को लेकर के, अमीर देशों की इस चाल को लेकर के कि वो डैश करें इस इनोवेशन का, इस नई खोज का, वैक्सीन का, अपने खुद के बेनिफिट के लिए।
वेल्दी नेशंस जब इसको लेवरेज करेंगे, फायदा उठाएंगे वैक्सीन का पैसा कमाने के लिए, तो एक्टिविस्ट जो हैं वो अपना गुस्सा दिखाएंगे, इंडिग्नेशन दिखाएंगे। ठीक है, थर्ड में आ जाएगा इंडिग्नेशन, 4 के अंदर आ जाएगा लेवरेज, है ना, फर्स्ट के अंदर आ जाएगा ब्रेक थ्रू, और सेकंड में आ जाएगा ओवर आर्किंग। चलो पांचवा देख लो। टू डैश क्रिटिसिज्म द कंपनी प्लेज्ड ओपन लाइसेंसिंग फॉर लो इनकम कंट्रीज। क्रिटिसिज्म को डैश करने के लिए कंपनी ने प्लेज किया, शपथ ली, कसम खाई कि खुले में लाइसेंसिंग करेंगे, ओपन लाइसेंसिंग करेंगे गरीब देशों के लिए। क्रिटिसिज्म से बचने के लिए कंपनी ने कहा कि गरीब देशों को मुफ्त में दे देंगे भाई, लाइसेंस दे देंगे, खुद बना लेंगी वो। बचना किसी चीज से यानी फेंड ऑफ करना यहां जाएगा। ये तरीका होता है क्लोज टेस्ट को अप्रोच करने का, थोड़ा लेंदी है, लेकिन जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, ये बच्चों का खेल लगता है क्लोज टेस्ट को, है ना, अप्रोच करना। चलो प्राइमरी पर्पस क्या है इस आर्टिकल का, खुद से ट्राई देना, आंसर मैं बता रहा हूं, पहले खुद का देख लो। प्राइमरी पर्पस ये है कि इवेल्युएट करें, जायजा लें हमारा जो डिप्लोमेटिक रिस्पांस था पहलगाम के बाद वो कितना असरदार था डेलीगेशन के थ्रू। ठीक है, ये पर्पस था। चलिए, इंडिया के जो डेलीगेट्स की चॉइस थी, हमने जिस तरीके से उनको चुना, उसके बारे में आप क्या कह सकते हो, इन चारों में से कौन सी बात सच्ची है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बी आंसर है। डाइवर्सिटी दिखाता था, विविधता से भरा हुआ था हमारा, हर जाति धर्म और पॉलिटिकल पार्टी का आदमी आपको डेलीगेशन में मिला। लास्ट में 3 क्वेश्चंस है, एरर आपको करवाई थी, जो सीखा आपने अप्लाई करना। आंसर डाल दिए कमेंट सेक्शन में, लास्ट के 3 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में मिलेंगे, चेक कर लेना। और आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर से दिया करो। कल आपकी क्लास में होगी मुलाकात।